हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के थर्ड टॉपिक यानी गुलाम वंश के बारे में। इससे पहले मैंने आपको 2 टॉपिक्स कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जा कर के वहाँ पे सारी वीडियोस को देख सकते हैं और मध्यकालीन इतिहास को आप बारीकी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले तो थ्योरेटिकल फॉर्मेट में सब कुछ इसके बारे में पढ़ रहे हैं और साथ में हम MCQ भी आपको करा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। तो आप इसको फॉलो ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है और यहाँ से स्टार्ट भी होता है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गुलाम वंश। तो देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों में इतिहास के 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट गुलाम वंश होता है, या फिर इसे हम लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। सेकंड खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। तो इन सभी को मिलाकर के दिल्ली सल्तनत बनता है और इन्हीं को हम एक एक करके वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा स्पेशल रहने वाला है 1206 से 1290 तक यानी गुलाम वंश के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रख लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश के नाम से जानते हैं, यानी किस वंश को, तो गुलाम वंश को। यहाँ पे देखिए आप क्लियरली समझ पाएंगे कि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी का एक दास था। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी ने अपने जितने भी भारत में विजित प्रदेश थे उसको छोड़ करके गया था गौरी के ऊपर, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। तो इसलिए इस वंश को दास या फिर गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसने यानी कि जो गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने एक नया वंश स्टार्ट किया था, स्थापना किया था, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश के नाम देते हैं, जिसका तात्पर्य स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। इसे आरंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो भी मैं पॉइंट हम देखेंगे वो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि MCQ में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो बस ध्यान से वीडियो को देखिए, सभी टॉपिक्स को समझिए। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के पहले शासक और संस्थापक भी हैं। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक एवं मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी ने अपने दासों को पुत्र की तरह माना था। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्वतंत्र शासक बना और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब दास्ता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसे सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मालिक और सिपह सालार, ठीक है, सिपह सालार की उपाधि के साथ शासन किया। तो ये चीज़ भी आपको समझना है, ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1208 में ऐबक गजनी गया। यहीं पर मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने इसे दास्ता की मुक्ति पत्र भेजा और इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। मिनहाज उस सिराज ने इसे हातिम ताई कहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यूनिक हो जाता है कि मिनहाज उस सिराज ने इसे हातिम ताई की उपाधि देते हैं। ठीक है, हातिम ताई। 1210 में लाहौर में चौगान के खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इसके तथाकथित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो इल्तुतमिश से पराजित होने के 8 महीने तक शासन किया था। मतलब कि पराजित होने से पहले 8 महीने तक शासन किया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह बना था, जो जस्ट 8 महीने तक ही शासन किया, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश की उपाधियाँ, तो यहाँ पे देखेंगे, इल्तुतमिश बोला, ऐबक की उपाधियाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उदारता में काफ़ी फेमस थे, यानी बहुत ज़्यादा लाखों का दान दिया करते थे, इस वजह से इसे लाख बख्श के नाम से जानते थे। हातिम ताई याद रखेंगे, कुरान ख्वा के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो ये 3 उपाधियाँ इनकी हैं, ये तीनों याद रखना। ठीक है, ऐबक के दरबारी विद्वान कौन थे? तो ऐबक के दरबारी विद्वान हसन निज़ामी और फ़ख-ए-मुदाबिर, ठीक है, ये ऐबक के दरबारी विद्वान थे। अब मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, साथ ही साथ 2.5 दिन के झोपड़े, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो ये 2 पॉइंट्स भी और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इनके संदर्भ में। अब देखिए चंगेज़
खां से पहले हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, क्योंकि इल्तुतमिश पहले शासक बना और इनके समय में चंगेज़ खान ने आक्रमण भी किया था। तो देखिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ऐबक अपनी दास्ता से मुक्ति से पहले 1206 में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इख्तियार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो हमने ऊपर में देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था, लेकिन जब इल्तुतमिश राजा बना तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली को कर दिया। ठीक है। चंगेज़ खां की समस्या, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 1220 से 21 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंचा। इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण न देकर चंगेज़ खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की थी। तो यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पर जब चंगेज़ खां ने आक्रमण किया था उस वक्त दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा कि नासिरुद्दीन कुबाचा की समस्या। ये सब के सब किसके शासनकाल से संबंधित हैं? इल्तुतमिश के। कुबाचा सिंध एवं मुल्तान का प्रभारी था। इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1217 में मंसूरा के युद्ध में इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित करके लाहौर छीन लिया। तो यहाँ से एक प्रश्न देखिए बनता है कि मंसूरा के युद्ध कब हुआ? तो 1217 में मंसूरा का युद्ध किसके किसके बीच? तो इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन कुबाचा के बीच, जिसमें इल्तुतमिश विजयी होता है। ठीक है, और विजय होकर के लाहौर छीन लेता है। 1227 में इल्तुतमिश सिंध मुल्तान पर आक्रमण करके कुबाचा को पराजित करता है। कुबाचा अपने जीवन की रक्षा के लिए सिंधु नदी में कूद गया और डूबकर मर गया था। तो ये रहा फिर नासिरुद्दीन कुबाचा का थोड़ा सा इतिहास, जो कि हमें स्पीकर के लिए इतना ही जानना था। अब आता है बंगाल विजय। तो इस समय बंगाल का शासन गयासुद्दीन स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। 1226 में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण किया। युद्ध में गयासुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया। इस तरह बंगाल पर इल्तुतमिश का अधिकार हुआ। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया और 1229 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों की एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया। इसमें 40 विशिष्ट अमीर सम्मिलित थे। इन्हें तुर्क-ए-चहलगानी या फिर दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। जिसका पतन या फिर जिसको तोड़ने का कार्य किसने किया? तो वो बलबन ने किया था, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1229 में इल्तुतमिश बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तान सिर्फ बिल्लाह से मंसूर प्राप्त किया। ध्यान से समझिए कि 1229 में इल्तुतमिश बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तान सिर्फ बिल्लाह से मंसूर प्राप्त किया। खलीफा ने इसे सुल्तान ए आज़म यानी महान शासक की उपाधि दी। ठीक है, महान शासक की उपाधि दी। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के प्रचलित किए, जिसमें चांदी के टाका, तांबे का जीतल नामक मुद्राएं थे। तो ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में या फिर गुलाम वंश के शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, जिसमें चांदी का टाका और तांबे का जीतल था। तो इल्तुतमिश आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इल्तुतमिश की प्रमुख विजय कुछ इस प्रकार है कि कब कब उसने विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला पॉइंट बनता है कि 1215 में तराइन के तृतीय युद्ध में, देखिए आपने डेफिनेटली पढ़ा है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, जो कि जनरली आपको कहीं जल्दी मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि तराइन का तृतीय युद्ध ताजुद्दीन एल्दौज को पराजित किया, यानी इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच हुआ था 1215 में। 1217 में मंसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 में बंगाल विजय की, यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। और 1227 में सिंध एवं मुल्तान विजय नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 से 31 तक राजपूतों पर विजय प्राप्त किया और 1235 में पंजाब के खोखर पर विजय किया। तो ये इनके विजय का कुछ लिस्ट दिया गया, आप इनको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तुर्कान-ए-चहलगानी के बारे में आपको पता चल गया कि क्या था, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने किसने इसमें
विश्वास पात्र अमीर होते थे जिसमें बड़े बड़े पद दिए जाते थे। यह एक प्रशासनिक वर्ग था। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के, जो टाका था वो चांदी का सिक्का था और जीतल जो था वो तांबा का सिक्का था, जिसमें 1:48 का अनुपात था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जो भी बने उनके बारे में। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दल चालीसा और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बीच भीषण राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया। इस समय दल चालीसा सुल्तान निर्माता भूमिका अदा कर रहे थे। 1236 से 1266 तक काल को चालीसा का काल कहा जाता है। तो ये भी देखिए एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन बन सकता है कि गुलाम वंश के किस समय को, गुलाम वंश के किस काल को चालीसा का काल कहा जाता है। तो 1206 से 1290 तक के जो भी समय है उसमें से ऑप्शंस आपको बांट दिए जाएंगे पेपर में, और वहाँ से आपको पूछ लिया जा सकता है कि चालीसा का काल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 1236 से 66 आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें सखनुद्दीन फिरोज शाह, ये सब जो शासक थे उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी है पढ़ लेते हैं। इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन तुर्क के अमीरों ने इसकी इच्छा का सम्मान नहीं किया और इसके पुत्र रखनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। सुल्तान की माता, यहाँ पे देखिए इनकी माता का जो नाम था, यानी कि इल्तुतमिश की पत्नी का नाम शाह तुर्कान थी। शाह तुर्कान विद्वानों एवं शेखों को दान दिया करती थी। अब बात आता है रजिया। तो देखिए रजिया के बारे में हम पढ़ते हैं। शाह तुर्कान के आतंक से परेशान होकर रजिया एक दिन लाल वस्त्र धारण यानी न्याय की याचिका का प्रतीक था कर जुमा के दिन नमाज के समय जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की। दिल्ली की जनता ने राजमहल पर धावा बोल करके शाह तुर्कान और रकनुद्दीन को बंदी बना लिया और रजिया सुल्तान बनी, ठीक है। रजिया तब जाकर के सुल्तान बनी। और यहाँ पर एक प्रश्न हमेशा से फेमस रहा कि रजिया दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान बनी थी, यानी महिला शासक बनने वाली पहली और अंतिम जो सुल्तान थी रजिया सुल्तान थी। इसे अपने शासन के प्रारंभ से ही तुर्की अमीरों के विरोध का सामना करना पड़ा। अब देखिए रजिया के बारे में छोटा सा पॉइंट लिखा गया जो कि एक दृष्टि में पढ़ सकते हैं कि रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकुत को प्रोन्नत करके अमीर एक आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था, प्रमोशन दे करके। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकुत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों ने नेता एक क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप जैसे देख पाएंगे क्या नाम है, इख्तियारुद्दीन एतगिन था, ठीक है। यानी षड्यंत्रकारियों का जो नेता था वो इख्तियारुद्दीन एतगिन था। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। तो अल्तुनिया से इन्हें शादी किया था और 1240 में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी। 1240 में, यानी रजिया सुल्तान का जो समय रहा, शासनकाल रहा 1236 से 1240 तक, लगभग 4 साल, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है कि बहराम शाह, ठीक है। बहराम शाह 40 से 42। तो ये सब जो शासक रहे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं बहराम शाह के बारे में। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, क्योंकि यहीं से पेपर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम डायरेक्ट करते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266। यह इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का पुत्र था, ठीक है। यह संत प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह एक अच्छा लेखक था। समय व्यतीत करने के लिए यह कुरान की प्रतियाँ लिखा करता था। इससे सर्वत्र एक प्रचलित हो गया था कि सुल्तान कुरान की प्रतियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता है। मतलब ये कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ता था, समझता था। तो वहाँ पे आप इस लाइन को समझ सकते हैं कि इसे सर्वत्र यह प्रचलित हो गया था कि सुल्तान कुरान की प्रतियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता है। 1246 में इसने बलबन को अपना वजीर बनाया। अब यहाँ पे देखिए इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जो थे वो कुछ इस तरह से दिए गए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना जो बार बार पूछा जाता है, दो चीज़ याद रखिएगा कि रकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था, तो इल्तुतमिश का पुत्र था, और रजिया का संबंध क्या था इल्तुतमिश से, तो ये इसकी पुत्री थी। तो बस यही दो चीज़ आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, जो मेन कैरेक्टर है जिससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं गुलाम वंश में। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है और यहाँ पे बलबन है।
तो बलबन से ज़्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं, अच्छे से समझिएगा। देखिए बलबन 1266 से लेकर के 1286 तक इसने शासन किया। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय यह सत्ता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विवेचना की थी। इसका सिद्धांत फारस के ग्रहण किया था। इसका सिद्धांत फारस से ग्रहण किया गया था। उसने सुल्तान को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिले इल्ला ईश्वर की छाया बताया। तो ये चीज़ हमेशा पूछा था पेपर में कि किसने ऐसा मानता था, यानी कि सुल्तान को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि और साथ ही साथ जिले इलाही ईश्वर का छाया बताया। तो बलबन ने, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इसने कुलीनता पर अत्यधिक बल दिया, अपनी वंशावली बनाई और अपने को फारस के पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज बताया। ये प्रश्न भी बहुत ही रिपीट हुआ है कि कौन सा सुल्तान था, कौन सा शासक था जिसने खुद को अफरासियाब का वंशज बताया। बलबन ने अपने दरबार में ईरानी परंपरा के अनुसार इसने दरबार में सिजदा एवं पैबोस की परंपरा शुरुआत की। सिजदा एवं जो पैबोस है वो स्टार्ट बलबन ने किया था। ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया बलबन ने ही। बलबन ने तुर्कान चहलगानी यथार्थ दल चालीसा पर घातक प्रहार करके इसका अंत कर दिया, यानी इसका समापन किया था। तुर्कान चहलगानी का बलबन ने ही किया था। ठीक है। फारसी के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन इसी के शासनकाल में प्रारंभ किया, जो कि हम कह सकते हैं 7 सुल्तान के दरबार में रहे थे। यानी अमीर खुसरो ने जो भी अपना साहित्यिक कार्य स्टार्ट किया था वो बलबन के समय में स्टार्ट किया था। तो अमीर खुसरो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना जो भी कार्य। अब गुलामों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में दस्तक से मुक्ति प्रदान की। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी, तो 1208 में। प्रसिद्ध सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान एवं सिंध विजय में कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि जब हमने देखा था कि मुल्तान एवं जो सिंध विजय में कुबाचा और इल्तुतमिश के विरोध चल रहा था, उस वक्त प्रसिद्ध संत बहाउद्दीन जकारिया जो थे उन्होंने कुबाचा की मदद की थी। कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी। थोड़ा सा मिस्टेक मैंने पढ़ा। तो इल्तुतमिश की मदद की थी। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया के नाम का टाका जारी किया था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बलबन ने अपने एक सैनिक अधिकारी अली को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की थी। गुलामों के गुलाम के नाम से जाना जाता था इल्तुतमिश को। और मंगोल नेता चंगेज़ खां का मूल नाम जो था तेमुचिन था। ये भी प्रश्न आपने कई बार देखा होगा कि चंगेज़ खां का वास्तविक नाम तेमुचिन था। गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा की सहायक कहा है। ठीक है, बलबन ने अपनी विद्रोहियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसने जिले इलाही की उपाधि भी धारण की थी। और बलबन ने एक जो कि संगठन बनाया था जिसको हम सैन्य विभाग की स्थापना कह सकते हैं, सैन्य विभाग की स्थापना जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं। तो ये सब जो भी हैं वो बलबन से जुड़ी हुई चीज़ें थी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सब कुछ आपने गुलाम वंश के बारे में अच्छे से समझा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी मैंने आप सबको बता दिया। अब चलिए यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ कवर कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट MCQ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था। तो यहाँ से पहला प्रश्न तो ये आपका क्लियर हो गया कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। किसके गुलाम थे, तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। जितने भी आपको ऊपर में मैंने पॉइंट्स बताए थे उन सभी को ध्यान में रखिए और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था, तो गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में हम लोग शमसुद्दीन कैमूर्स को जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बहुत ही अच्छे सवाल है जो कि एग्जाम्स में ऑलरेडी रिपीट हुए हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को उठा लिया है। तो बस ध्यान से एंड तक वीडियो को देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना,
तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी जो बना था वो आराम शाह था, जो कि 8 महीने तक शासन कर पाया, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर करके फिर राजा बन गया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि 40 अमीरों के दल का दमन किसके द्वारा किया गया? दमन किया गया यानी कि ख़त्म किया गया, समाप्त किया गया, किसके द्वारा? तो बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? किस तुर्क सुल्तान ने अरबी सिक्के जारी किए थे? इल्तुतमिश ने अरबी सिक्के जारी किए थे। गुलामों के गुलाम के नाम से ये फेमस था। नेक्स्ट आता है कि इब्कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करने वाला निम्न में से कौन थे? तो ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण कराया था। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया? तो नौरोज को किसने प्रारंभ किया था, जो कि पारसी पर्व था, बलबन ने स्टार्ट किया था। देखिए एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूँ कि नौरोज जो पर्व है इसको किस मुग़ल सम्राट ने बंद कर दिया था? तो औरंगज़ेब ने बंद कर दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, औरंगज़ेब ने बंद कर दिया था। नेक्स्ट वन है कि सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोस का नियम किसने जारी किया? सिजदा और पैबोस का जो नियम है वो किसने जारी किया था? तो अपने दरबार में सिजदा और पैबोस बलबन ने स्टार्ट किया, ऑप्शन डी। गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ममलुक साम्राज्य, ममलुक वंश के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए। रजिया सुल्तान का शासन वर्ष कितने समय तक रहा? ये भी मैंने आपको बताया था कि 1236 में अपने पिता की मृत्यु के बाद इसका जो भाई है रकनुद्दीन फिरोज़ बना था, लेकिन उसको हटाया गया बाद में, और 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान जो कि शासिका बनी रही। तो यहाँ पे 4 साल का लगभग इन्होंने 4 साल शासन किया था, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? तो लाहौर में स्थापित कराया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था, लेकिन लाहौर से दिल्ली वापस ला दिया था इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसने प्रदान किया? किसके द्वारा दिया गया? इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे कह सकते हैं कि संस्थानिक दर्जा जो है वो इल्तुतमिश, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या होगा? तो जिस तरह से राजा ने शासन किया उस तरह का क्रम हमें बताना है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ये तो कट जाएगा, वैसे भी नहीं होगा, लास्ट में इल्तुतमिश नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन, तो इल्तुतमिश के बाद बलबन, ये सही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि रजिया बाद में नहीं जाएगी, इल्तुतमिश के बाद उसका भाई बना, फिर रजिया बनी, बाद में ये लोग बने, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे सही हो जाएगा इल्तुतमिश के बाद रजिया, फिर नसीरुद्दीन और उसके बाद बलबन। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर बन जाता है। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटा दिया गया? तो ये प्रश्न आप खुद से सही कर सकते हैं। 1236 से 1240, तो 40 में इसको हटाया गया, ऑप्शन सी। किसके शासनकाल में चंगेज खा सिंधु नदी के तट पर आया था? तेमुचिन इसका वास्तविक नाम है। ठीक है, चंगेज खा तेमुचिन। तो किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में। नेक्स्ट है कि दिल्ली का वह मध्यकालीन शासक कौन था जो मूलतः तुर्की से था और जिसकी मृत्यु पोलो, जिसे भारत में चौगान के नाम से जाना जाता है, खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी? तो राइट आंसर गेस करिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1210 में। बलबन को नाइब ए मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? बलबन को नाइब ए मुमालिक का जो पद है वो किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? तो बलबन के बारे में सही नहीं है। एकताओं का पुनर्ग्रहण, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये गलत है। ठीक है, नहीं ये सही है, एकताओं का पुनर्ग्रहण ये ठीक है। अफरासियाब के वंशज के बारे में बताता था कि मैं इस वंश का हूँ, ये भी सही है। दरबारी वैभव जो कि जैसे सिजदा पैबोस ये सब आपने देखा। चालीसा का जो सुदृढ़ीकरण किया गया ये गलत है, क्योंकि इसके द्वारा नहीं किया गया था, इसने तो दमन किया था, तो ये गलत होगा। यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ये तो सही है। खलीफा से
खिलअत प्राप्त की थी, ये भी सही है। टाका और जीतल मुद्राएं जारी की, ये भी सही है। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की, ये गलत है, क्योंकि दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग था और जिसकी स्थापना बलबन ने की थी, ना कि इल्तुतमिश ने। तो हम यहाँ पे ये गलत होगा, डी को टिक करेंगे। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्क शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल सा हमें सही आंसर निकल के आ जाएगा पहला ही, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक थे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश बने और उसके बाद रजिया, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बलबन निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान का गुलाम था? तो बलबन जो है वो गुलाम था किसका? वो इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम था, राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया नसीरुद्दीन महमूद। सिर्फ नाम का राजा था, सारा चीज़ तो बलबन ही करता था, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? देखिए, आपको पता ही है कि गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस कुतुब मीनार का निर्माण का जो नींव रखा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, यानी 1210 के पहले इन्होंने रखा। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा कराया वो इल्तुतमिश ने कराया था। तो इल्तुतमिश ने कराया, तो आपको ये भी पता है कि 1236 से पहले तक ही इल्तुतमिश रहा, क्योंकि 1236 के बाद 1236 से 1240 तक तो रजिया सुल्तान थे, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1236 तक मान लेते हैं कि हमारा ये कुतुब मीनार जो कि कंप्लीट हो गया था। तो कंप्लीट हो गया तो 1236 का मतलब क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी हो गई। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये तुर्क थे। ठीक है, तुर्क थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से जो शासक हैं अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाने वाले 40 के समूह का संगठन किया? तो तुर्कान ए चहलगानी जो है 40 सरदारों का जो गठन है, ये गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा के रूप में हम जानते हैं फारसी। ठीक है, फारसी, ऑप्शन सी। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है। दरगाह जो इनकी कहाँ स्थित है? तो दरगाह दिल्ली में ही स्थित है, ऑप्शन बी दिल्ली। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? अलाई दरवाज़ा जो है वो किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार यहाँ पे सी हो जाएगा, कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में एक है। क्या है अलाई दरवाज़ा, क्या है? तो ये एक प्रवेश द्वार है। ठीक है, प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर जो है प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? महरौली जो पिलर है, महरौली जो स्तंभ है, लौह स्तंभ, वो प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? तो उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें जंग नहीं लगता है, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत के उद्धारक के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? तो ऑब्वियसली हम लोग इल्तुतमिश को ही जानते हैं, यहाँ पे सी होगा। निम्न में से किसने तबकात-ए-नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? इस पुस्तक को आप चाहे किसी भी तरह से याद ज़रूर रखना यार, बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है। तबकात-ए-नासिरी पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो मिन्हाज-उस-सिराज। ठीक है, मिन्हाज-उस-सिराज, ऑप्शन ए। मिन्हाज-उस-सिराज के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। मिन्हाज-उस-सिराज जो है वो किसके शासन के दौरान एक इतिहासकार था? तो इल्तुतमिश के समय में, ऑप्शन डी, इल्तुतमिश के समय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? तो ऊपर में इसके बारे में आपको बताया गया था। तो अफरासियाब का वंशज बताया किसने? तो बलबन ने, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, बलबन ने।
बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण की थी। तो बलबन का जो शासनकाल रहा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1265 से 1286 तक, और इसने एक उपाधि धारण की थी जिले इलाही, भगवान की छाया, जिले इलाही, ऑप्शन सी। चहलगानी या फिर फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? यानी 40 सरदारों का जो गठन है उसको तोड़ने वाला वो आपका कौन? बलबन। ठीक है, बलबन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है, कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो 41 का राइट आंसर आप नीचे बताइएगा कमेंट करके क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।